वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 24 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल लॉयन@47 के बारे में है। विजन फॉर अमृतकाल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रिपेयर किया है प्रोजेक्ट लॉयन डॉक्यूमेंट, जिसका टाइटल रखा गया है लॉयन@47 विजन फॉर अमृतकाल। ये जो टाइटल है या ये जो पूरा इनिशिएटिव है दैट इज फॉर लॉयन कंजर्वेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो पूरा प्रोजेक्ट या प्लान तैयार किया हुआ है, ये गुजरात में जो एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं गिर के रीजन में, उन्हें कंजर्व करने का एक प्रयास है। इस डॉक्यूमेंट का कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव है। डॉक्यूमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम जो गिर में पाए जाने वाले एशियाटिक लॉयंस हैं, उनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज करें, उन्हें सिक्योर और उनका जो हैबिटेट है उसे रिस्टोर किया जाए। उस एरिया में जो भी लोकल कम्युनिटी रहती है उसके लाइवलीहुड जनरेशन को हम बेटर करें और इस लॉयन के कंजर्वेशन में उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करें। तीसरा कि हमें इंडिया को एक ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज बनाना है, जहां पर ये जो बिग कैट डिसीज पाई जाती है उसे हम अच्छे से डायग्नोस कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि कम से कम इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं तो किसी प्रकार की डिसीज से तो इस स्पीसीज की जान ना जाए। और चौथा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम इंक्लूसिव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैटर कर पाएं, क्रिएट कर पाएं प्रोजेक्ट लॉयन इनिशिएटिव के एम्बिट में। जो प्रोजेक्ट लॉयन है उसका क्या मामला है, उसी के एम्बिट में ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, उसी के बेसिस पे पूरा काम होने वाला है। तो जो प्रोजेक्ट लॉयन है ये लैंडस्केप इकोलॉजी में जो एशियाटिक लॉयन है उनके कंजर्वेशन पे फोकस करता है। उनके नेचुरल हैबिटेट में उन्हें कंजर्व किया जाए गुजरात में। हम यहाँ पे कंजर्वेशन और इको डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। जो प्रोजेक्ट है उसे गुजरात के गिर रीजन में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि एशियाटिक लॉयन का लास्ट होम है। इनकी जो बची कुछ पॉपुलेशन है वो मेनली वहीं पर है। इसमें गुजरात की सरकार, कुछ और स्टेक होल्डर्स जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये सभी लोग शामिल हैं ताकि हम लॉयन कंजर्वेशन कर सकें। लॉयन@47 का ये जो पूरा विजन है ये बेसिकली पार्ट है प्रोजेक्ट लॉयन का। इसमें फंडिंग का क्या मामला है? फंडिंग देखिए, जो एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसी के तहत जो फंडिंग की जाती है वही इस प्रोजेक्ट की फंडिंग का पार्ट है। इस फंडिंग को स्टेट को ग्रांट कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर के तौर पे। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना होता है उसी के एम्बिट में ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पे फंडिंग ग्रांट की जाती है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है गुजरात की सरकार को, वो एक्चुअली में ओवरऑल जो वाइल्ड लाइफ है जिसमें एशियाटिक लॉयंस भी शामिल हैं उनके कंजर्वेशन के पार्ट के तौर पे दिया जाता है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। पिछले 3 सालों से उसी के एम्बिट में लॉयन को कंजर्व करने के लिए भी फंड किया जा रहा है। तो ये तो पूरा मामला एशियाटिक लॉयन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नई रोशनी स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हाल ही में लोकसभा को नई रोशनी स्कीम के बारे में जानकारी दी। अभी इसके पहले भी मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पर मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, पीएम विकास स्कीम, और उसमें मैंने आपको जो कंपोनेंट्स बताए थे उनमें एक कंपोनेंट मैंने आपको नई रोशनी भी बताया था। तो जो नई रोशनी स्कीम है इसे अभी हाल ही में पीएम विकास स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया है। नई रोशनी स्कीम है क्या? जो अब लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग पीएम विकास स्कीम का पार्ट है। जो नई रोशनी स्कीम है ये एक्चुअली में जो माइनॉरिटी विमेन होती हैं उनमें लीडरशिप स्किल को इन्हेंस करने का एक इनिशिएटिव है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसमें विमेन को एम्पावर किया जाएगा, उनके कॉन्फिडेंस को इन्हेंस किया जाएगा, उन्हें नॉलेज ग्रांट की जाएगी, टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाए जाएंगे कि कैसे वो जिस भी एरिया में वर्क कर रही हैं उसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर सकती हैं, एक लीडर का काम कर सकती हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 डेज नॉन रेसिडेंशियल या फिर 5 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया जाता है, जिसमें 18 से 65 वर्ष की उम्र की जो विमेन हैं उन्हें चूज किया जाता है। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है उसमें अलग अलग फील्ड में उन्हें जानकारी दी जाती है, जो हेल्थ एंड हाइजीन, लीगल राइट्स जो विमेन के लिए अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल, सोशल और बिहेवियरल चेंज के लिए एडवोकेसी, इन सभी मुद्दों पर उनको जानकारी दी जाती है ताकि उन सभी मुद्दों में जब उनको जानकारी हो जाएगी तो वो खुद को लीडिंग रोल में पोर्ट्रे कर सकती हैं। जो स्कीम है
उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की मदद ली जा रही है और कई सारे एनजीओज भी इसमें शामिल हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसी फैमिली जिससे वो वुमेन बिलोंग करती हैं, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है तो ऐसी वुमेन को इस प्रकार की ट्रेनिंग में सिलेक्शन के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। एट द एंड अब ये स्कीम इंडिपेंडेंट स्कीम नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम का ही हिस्सा है। ये भी हमने डिस्कस किया ही था। स्कीम वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मिशन इंद्रधनुष पे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या था ये। वैसे ये बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड एक स्कीम थी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जेल बॉट्स के बारे में है। जेल बॉट्स, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक सॉफ्ट रोबोट बनाया है जिसे जेल बॉट नाम दिया गया है। ये जेल की तरह दिखेंगे भी आपको। ये देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें एक हाथ में ये जो जेल बोट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। इन्हें जेलेटिन से बनाया जाता है, तो बहुत ही जेली जो सब्सटेंस है उससे इन्हें बनाया भी जाता है, इसीलिए इनको नाम भी जेल बॉट ही दिया गया है। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि इन्हें मूव करने के लिए एक्स्ट्रा पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दे डोंट नीड एक्स्ट्रा पावर टू मूव देमसेल्व्स। ये अपने शेप की वजह से, अपने डायमेंशन और जो जेल की पैटर्निंग है जिसके बेसिस पर इनको डिजाइन किया गया है, उसी के बेसिस पर ये आराम से मूव कर लेते हैं। और चूंकि ये जिलेटिन से बनाए जाते हैं इसीलिए इन्हें सॉफ्ट रोबोट कहा जा रहा है। और सॉफ्ट रोबोटिक्स के फील्ड में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मानी जा रही है। इसे 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया जा रहा है और चूंकि इसे बनाना आसान है तो इसका मास प्रोडक्शन भी पॉसिबल है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें कोई एक्स्ट्रा पावर सोर्स नहीं चाहिए, कोई भी बॉट, कोई भी रोबोट कैसे मूव करेगा अगर उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिले ही ना। एक्चुअली में जो जेल है ये स्वेल और श्रिंक करता है टेम्परेचर के रिस्पॉन्स के फॉर्म में। तो ये स्वेल करेगा फिर श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा श्रिंक करेगा। तो जब ये स्वेल और श्रिंक करेगा तो इसकी मदद से ये आगे मूव कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे स्वेल और श्रिंक करेगा तो ये धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा। आपने कई सारे कीड़ों को रेंगते हुए देखा होगा। वो एक कीड़ा अगर आपने देखा हो, मुझे आई एम डैम श्योर कि आपने कभी न कभी देखा होगा, वो ऐसे अचानक से अपनी पूरी पीठ ऊंची कर लेगा, ऐसे हल्का सा आगे बढ़ेगा और अपनी पीठ ऐसे एकदम ऊंची कर लेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर ऐसे अपनी पीठ ऊंची कर लेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। ये कीड़ा आपने कभी न कभी तो जरूर से ही देखा होगा। ये बिल्कुल उस कीड़े की तरह मूव करता है, स्क्रॉल करता है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मतलब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसी की मदद से आगे बढ़ता है स्वेल और श्रिंक करने के पैटर्न में। इसे स्ट्रेटेजिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसके मूवमेंट को। ये फ्लैट सरफेस पे आसानी से मूव कर सकता है, क्रॉल कर सकता है, हम इसके डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, वेव लाइन मोशन में ये चलता है। इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, फायदा क्या हो सकता है? इसकी मदद से हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इवन इसका इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी में जो मेडिसिन हैं उनकी टारगेटेड डिलीवरी में भी किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल मरीन रोबोट की तरह किया जा सकता है, पेट्रोलिंग में, मॉनिटरिंग में ओशन सरफेस के इसका यूज हो सकता है। जो जेल बोट्स हैं इन्हें क्रॉल करने के लिए भी हम ट्रेन कर सकते हैं कि कहां और कैसे क्रॉल करें। और इस लिहाज से जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं ह्यूमन बायो मार्कर्स या बायोकेमिकल्स के रिस्पॉन्स के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस होते हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर पूछा गया था 2018 में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये किस बारे में है। अब मैं डिस्क्रिप्शन तो आपको बताने वाला नहीं हूं, बट आप जान लो कि हाँ, इस प्रकार के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो वैन्यू बप्पू ऑब्जर्वेटरी के बारे में है। कई सारे स्टेलर डिस्कवरीज के रिजल्ट के फॉर्म में जो 40 इंच टेलीस्कोप है वैन्यू बप्पू ऑब्जर्वेटरी, जो कि कवालूर में है तमिलनाडु में, उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इस रेफरेंस में ये न्यूज़ में आया है। काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है वैन्यू बप्पू ऑब्जर्वेटरी का। इसे ओन और ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। ये ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है कवालूर में, जो कि जवादी हिल्स में लोकेटेड है, ओवरऑल तमिलनाडु के तिरुपथुर डिस्ट्रिक्ट में। 40 इंच टेलीस्कोप जो है उसे 1972 में इंस्टॉल किया गया था और उसके बाद से इसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज भी की हैं। इसने कई सारे जनरेशन जो एस्ट्रोनॉमर्स के हैं उनको ट्रेन किया है। फर्दर जो वीबीओ है इसे नाम दिया गया प्रोफेसर वैन्यू बप्पू के द्वारा, या उनके नाम के ऊपर इसे नाम मिला है,
जिनका एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन वेन्यू बप्पू ऑब्जर्वेटरी के रहे हैं वो क्या रहे हैं? प्लैनेट यूरेनस के अराउंड जो रिंग्स हैं उनको खोजा गया था इस ऑब्जर्वेटरी की मदद से। यूरेनस के नए सैटेलाइट को या नए उपग्रह को हमने इससे खोजा। जो एटमॉस्फेयर है गैनीमेड का, जो कि जुपिटर का एक सैटेलाइट है, एक चांद है, उसको भी हमने वेन्यू बप्पू ऑब्जर्वेटरी की मदद से ही खोजा। तो कुल मिला के इसकी जो डिस्कवरीज रही हैं बहुत ही शानदार रही हैं, और इसीलिए इसके 50 साल पूरे होने को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और ऑब्जर्वेटरीज भी इंडिया में हैं, जैसे कि सोलर ऑब्जर्वेटरी है कड़ई कनाल में तमिलनाडु में, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले लद्दाख में है, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में है राजस्थान में, और गौरी बिदनूर रेडियो ऑब्जर्वेटरी है बंगलौर में कर्नाटका में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्रेट लेक्स के बारे में है। साइंटिस्ट अभी एक सेंसर नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। ये जो सेंसर नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, इसकी मदद से जो लेक हुरॉन का वाटर केमिस्ट्री है उसमें जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों के ट्रेंड को स्टडी किया जाएगा। ये भी देखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन की घटना देखी जा रही है, उसे कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसमें क्या पैटर्न्स देखे जा रहे हैं, उसे ही स्टडी किया जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा लेक हुरॉन में, और इसी रेफरेंस में ये न्यूज़ में आ गया। 5 ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, उसी में से एक लेक हुरॉन है। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे आपको 5 लेक्स मिलती हैं। इनमें एक है लेक सुपीरियर, दूसरी है लेक मिशिगन, तीसरी है लेक हुरॉन, चौथी है लेक ईरी, और 5वीं है लेक ओंटारियो। तो ये 5 लेक्स हैं जो बॉर्डर पे लोकेटेड हैं। ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये सीरीज ऑफ लेक्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिड रीजन में लोकेटेड हैं, और ये सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होती हैं। इनके नाम यहाँ पे हैं सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी और ओंटारियो। ये चाइना कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे अमेरिका में, इट्स कनाडा नॉट चाइना। कनाडा और यूएसए का बॉर्डर भी क्रिएट करती हैं ये लेक्स। हाइड्रोलॉजिकली जो लेक मिशिगन और हुरॉन है ये सिंगल बॉडी ही हैं, ये एक ही हैं। ये केवल दिखती हैं कि अलग अलग हैं, हम बोल देते हैं कि 2 लेक्स हैं, बट एक्चुअली में ये एक ही लेक हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक है ये उसी से कनेक्टेड है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये लेक मिशिगन और लेक हुरॉन एक्चुअली में एक ही लेक हैं, यहीं पर थोड़ा सा ये कनेक्टेड हैं। चूंकि यहाँ पर बहुत नैरो वाटर बॉडी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमें ये देखने में 2 लगते हैं। खैर काउंटिंग में तो 2 ही लिया जाता है। लेक हुरॉन है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, लेक सुपीरियर और लेक विक्टोरिया के बाद। जो ग्रेट लेक वाटरवे है इसकी मदद से इस पूरे रीजन में शिपिंग पॉसिबल हो पाती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 5 लेक्स आपस में मिला के दुनिया का 5वां सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स है, जिसका इस्तेमाल इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। 3500 से ज़्यादा जो स्पीसीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो इन लेक्स में अपना हैबिटेशन अटेन करती हैं। एसिडिफिकेशन वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, देखिए एटमॉस्फेयर में जब CO2 का कंटेंट बढ़ता है तो ये मॉलिक्यूल्स जो वाटर बॉडीज होते हैं उनके द्वारा भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। शुरू में तो साइंटिस्ट को लग रहा था कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब ये हमारा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एटमॉस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा था। लेकिन धीमे धीमे हमें समझ में आया कि ये जो ओशन ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है पानी के द्वारा या फिर किसी भी वाटर बॉडी के द्वारा, ये उस वाटर बॉडी का जो pH है ना उसको लोअर कर देता है, और जब उसका जो pH है वो डाउन हो जाता है तो पानी जो है वो और एसिडिक हो जाता है, और इसे ही वाटर एसिडिफिकेशन कहा जाता है। और जो एसिडिक वाटर होता है आपको हो सकता है महसूस ना हो, लेकिन वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए फेवरेबल नहीं होता, इससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गल्फ ऑफ एडन के बारे में है। हाई रिस्क एरिया वार्निंग जो गल्फ ऑफ एडन और सोमालिया कोस्ट के ऊपर काफ़ी लंबे समय से लगाया गया था, उसे 1 जनवरी 2023 से हटा लिया जाएगा सी फेयरर्स के लिए। गल्फ ऑफ एडन के बारे में समझिए, और फिर ये जो पूरा रीजन डिक्लेयर किया गया था उसके बारे में भी जान लीजिए। गल्फ ऑफ एडन यमन, ओमान, सोमालिया और जिबूती के साथ अरेबियन सी से बॉर्डर्ड है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो गल्फ ऑफ एडन का, ये यमन है, ये ओमान है, ये सोमालिया है, ये जिबूती है। यहाँ पे आपको अरेबियन सी दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेड सी दिख रहा है, ये बाबल मंदेब है, ये स्ट्रेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है। तो गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे है, रेड सी यहाँ पे है। लोकेशन आपने देख ली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेसी हुआ करती थी, जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो अक्सर यहाँ के जो शिपिंग्स होती थी उस पर अटैक कर दिया करते थे। 2008 के अक्टूबर से इसीलिए इंडिया ने इस पूरे रीजन में एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी थी।
2010 में इस पूरे रीजन को हाई रिस्क एरिया पायरेसी के पर्सपेक्टिव से डिक्लेयर कर दिया गया। 2019 में रीजन को लास्ट अपडेट किया गया और इसका साइज रिड्यूस किया गया। फिर बाद में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो और बाकी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने प्लान बनाया कि 1 जनवरी 2023 से ये एरिया फ्री कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पायरेसी की घटनाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। इससे जो पायरेसी सिचुएशन है इंप्रूव हो गई, इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। गल्फ ऑफ एडन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया का टोटल 13% ट्रेड जो है वो इस रीजन से होता है। $50 बिलियन का इंपोर्ट और $60 बिलियन का एक्सपोर्ट इसी रीजन से होता है। रिविजन कर लेते हैं प्रोजेक्ट लॉयन। ये लैंडस्केप इकोलॉजी जो है उसी के भीतर गुजरात के एशियाटिक लॉयन को कंजर्व करने का प्रयास है, सही बात है। नई रोशनी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की है, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है। वेन्यू बप्पू ऑब्जर्वेटरी हैंडली लद्दाख में है, बिल्कुल गलत है। वेन्यू बप्पू जो ऑब्जर्वेटरी है इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये लोकेटेड है कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। और जो चौथा है स्टेटमेंट हमारा, दैट इज गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको कनेक्ट करता है रेड सी से, ये गलत है। बाबल मंदीप जो स्ट्रेट है वो इसको कनेक्ट करता है, तो ये तो गलत हो गया चौथा वाला भी। तो आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।